प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तीता के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर का मुख्य टॉपिक है आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको आयनन एंथैल्पी की परिभाषा समझाऊंगा। उसके बाद जो है आपको ये बताऊंगा कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक पे जो है आयनन एंथैल्पी डिपेंड करती है। फिर हम ये देखेंगे कि जैसे हम एक आवर्त सारणी में एक आवर्त के अनुदिश चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी जो है वो किस तरह से परिवर्तित होती है, और आवर्त सारणी के वर्ग के अनुदिश जो है आयनन एंथैल्पी किस तरह से चेंज होती है। इतना डिस्कस करने के बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में जो है आयनन एंथैल्पी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, ये केमिस्ट्री को समझने में हमारी क्या क्या हेल्प करती है, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हम सभी को पता है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और एक धन आवेश हमेशा ही ऋण आवेश को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, एक आकर्षण बल होता है। तो देखिए कि अगर मान लेते हैं कि हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को इस एटम में से बाहर निकालना चाहते हैं, इस परमाणु से बाहर निकालना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल से मुक्ति पाने के लिए, यानी इस आकर्षण बल से छुड़ाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को हमें कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर आप ऊर्जा नहीं दोगे तो ये नहीं छूटेगा। ठीक है, आकर्षण बल से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी परमाणु में से जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे ढीला बंधा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वो ऊर्जा क्या है, आयनन एंथैल्पी है। साथ में ये भी है कि परमाणु किस स्थिति में होना चाहिए, परमाणु जो है किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, और गैसीय अवस्था में हो। और इसके अलावा जो है अपने तलस्थ अवस्था में होना चाहिए। ये नहीं है कि एनर्जी लेकर के अपनी ऑक्साइड यानी ऑक्साइड होकर के इलेक्ट्रॉन जो है उन ऊर्जा स्तरों में चले जाए। ठीक है, तो ये अपने एक्साइटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तलस्थ अवस्था में होना चाहिए ये। तो ऐसी स्थिति में बाह्यतम कोश में जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, जो सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा जो है आयनन एंथैल्पी है। तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा को पढ़ सकते हैं कि किसी विलगित गैसीय परमाणु से उसकी तटस्थ अवस्था के बाह्यतम कोश में से सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा के जो क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी को आप आई ई से या डेल्टा आई एच से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसकी जो इकाई है, इसका जो मात्रक है वो किलो जूल प्रति मोल है, किलो जूल प्रति मोल है। अब देखिए कि अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देते हैं, उसको हम प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये मान लेते हैं कि कोई भी जो एक परमाणु है जो उसकी गैसीय अवस्था में है, विलगित है, इसको आपने कुछ ऊर्जा दी तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर इस पर एक धन आवेश आ गया, यानी ये धनायन में बदल गया। अब धनायन में बदलने के बाद मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया। ये बाहर निकलने के बाद जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपको बाहर अगर निकालना हो तो आपको और ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक, यानी इस धनायन में से
एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ और ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक, और वो ऊर्जा जो है वो क्या कहलाती है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अगर आप और ऊर्जा दे करके एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे तो ये जो है धनायन पर एक आवेश और आ जाएगा, यानी N2 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कि पहले जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था तब, जैसे मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल ले रखा है, तो 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहे थे। ठीक, तो अब देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 11, प्रोटॉन है 12। अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं तो आकर्षण जो है दूसरे केस में क्या है, बढ़ जाएगा। आकर्षण क्या है, अब मान लिया अब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब आकर्षण क्या है, बढ़ जाएगा। अब आकर्षण अगर बढ़ गया तो अब इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली जो आयनन एंथैल्पी है उसकी बजाय दूसरी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। इसी तरह से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहोगे तो आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी तीसरी आयनन एंथैल्पी जो है वो और भी ज़्यादा होगी। ठीक, तो आपको ये वाली सीरीज आप अच्छी तरह से याद रखनी है। अब आइए आगे देखते हैं कि आयनन एंथैल्पी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश है। परमाणु का आकार भी इसको प्रभावित करता है, मुख्य क्वांटम संख्या भी इसको प्रभावित करती है, और जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है भी SPDF, उसकी भेदन क्षमता भी जो है आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करती है। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए कक्षक की जो स्टेबिलिटी है उसकी वजह से भी आयनन एंथैल्पी प्रभावित होती है। इसके अलावा परिरक्षण प्रभाव और परमाणु या आयन प्रकुल आवेश, ये भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। ये देखिए कि ये कारक जो है आयनन एंथैल्पी को कैसे प्रभावित करते हैं, ये समझने से पहले आपको जो है कूलाम का नियम मैं 1 मिनट में बता देता हूँ, ये आपको खूब हेल्प करेगा। कूलाम का नियम ये कहता है कि यदि मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2। ठीक, तो ये तो हमें पता ही है कि अगर दोनों धन आवेश हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों ऋण आवेश हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। लेकिन अगर एक धन आवेश हो और एक ऋण आवेश हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, यानी आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, उसी के विषय में जो है कूलाम का नियम है। और ये नियम समझने के बाद जो है हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये कारक जो है वो किस तरह से आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर मैं दो आवेश ले लेता हूँ, पहले आवेश को नाम Q1 देता हूँ और दूसरे आवेश को नाम Q2 देता हूँ, और मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, R है। ठीक, तो इनके बीच का जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ये बल जो है ये इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, एक बार फिर से कि दो आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि आवेश जितने बड़े होंगे उतना ही आकर्षण अधिक होगा, यानी आवेशों का मान जितना अधिक होगा उतना ही बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अधिक होगा। और दूसरा, जितनी दूरी अधिक होगी उतना ही बल क्या होगा, कम होगा। अगर आप दूरी 2 गुनी करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। दूरी 3 गुना बढ़ा देते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, फोर्स जो 9 गुना कम हो जाएगा। ठीक, और दूरी आधी कर देते हैं तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। ओके, तो ये क्या है,
यहाँ पर कूलाम का नियम है। तो यहाँ क्योंकि हम बात करते हैं नाभिक पर धन आवेश और इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन है उसकी, तो यहाँ पर हम सिर्फ आकर्षण बल की ही बात करेंगे। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आवेशों के बीच की दूरी बढ़ गई तो ये बल कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा, और दूरी कम हुई तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर आवेश का मान बढ़ गया तो बल आकर्षण बल बढ़ जाएगा, और आवेश का मान कम हुआ तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। तो कूलाम के नियम से आप ये चीज़ अच्छी तरह से समझ लेना। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो आयनन एंथैल्पी को किस तरह से प्रभावित करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो परमाणु के चित्र बनाए हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि +3 इकाई जो है इस पर आवेश है। कितना आवेश है? +3 इकाई है, और यहाँ पर +4 इकाई है। ठीक, और ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर चलो मैं ये बना लेता हूँ कि लिथियम का एटम है और ये बेरिलियम का है। ओके, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए नाभिकीय आवेश कम है और यहाँ पर नाभिकीय आवेश अधिक है। तो नाभिकीय आवेश यहाँ पर अधिक होने की वजह से देखिए कि यहाँ पर आवेश का मान बढ़ गया तो यहाँ पर आकर्षण बल भी बढ़ गया। अगर आकर्षण बल बढ़ गया तो इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, तो ऑटोमेटिकली जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है? आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ती है। अब आइए दूसरा फैक्टर देखते हैं, परमाणु का आकार, कि परमाणु का आकार आयनन एंथैल्पी को किस तरह से प्रभावित करता है। ये समझने के लिए यहाँ पर मैंने दो अलग अलग आकार के परमाणुओं के चित्र आपको दिखाए हैं। यहाँ पर देखिए कि ये नाभिक है और ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए इनके बीच की दूरी, और दूसरे में यहाँ पर ये नाभिक है और ये यहाँ पर मान लेते हैं कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, ये दूरी। आप ये देख रहे हैं कि इसका साइज बड़ा है तो ये दूरी भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर दूरी बढ़ेगी तो कूलाम के नियम के अनुसार आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। अगर आकर्षण बल कम होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक, कम ऊर्जा की आवश्यकता होना मतलब आयनन एंथैल्पी कम होगी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर पहले हमने देखा कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, और परमाणुीय आकार अगर बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी कम होती है। और मुख्य क्वांटम संख्या को भी हम इसी चित्र से समझ लेते हैं कि यहाँ पर बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? ये n=1 है, ये n=2 है। यहाँ पर ये n=1, n=2 और n=3। तो देखिए कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी इसका मतलब साइज बढ़ गया। ठीक, साइज बढ़ गया तो इसका मतलब आयनन एंथैल्पी कम होगी। मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी कम हो जाती है। तो अब देखिए इसको अपने नोट्स में लिखना कैसे है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसके आयनन एंथैल्पी अनुक्रमानुपाती होती है। ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर ये वाली साइड बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। और अगर सामने वाला जो फैक्टर है वो 1/, में करके लिख देते हैं, निशान सेम रहता है, तो ये चीज़ जो है व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है। इसको देखिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि आयनन एंथैल्पी जो है वो परमाणुीय आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोला? क्योंकि ये 1/, में आ गया। और इसको अनुक्रमानुपाती क्यों बोला? क्योंकि बटे में नहीं है, ये डायरेक्ट है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है कि अगर ये बढ़ गया तो ये कम हो गया, ये कम हो गया तो ये बढ़ गया। ठीक,
इसी तरह से मुख्य क्वांटम संख्या भी हमने देखा कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर बढ़ गया तो साइज बढ़ गया और आयनन एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। और अगर ये कम हो गया तो आयनन एंथैल्पी अधिक हो जाएगी क्योंकि साइज घट जाएगा। ओके। अब देखिए कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले अन्य कौन कौन से कारक हैं। एक, कक्षकों की भेदन क्षमता है। ये भेदन क्षमता क्या होती है कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक परमाणु का नाभिक है और ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक, ये थोड़ा नाभिक के अंदर से हो गया, आपने इसको यहाँ से हटा देना है। ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरा इसका क्लाउड है। ठीक, दूसरे कक्षक का क्लाउड है। तो अब ये होता है कि जैसे इस कक्षक से पहले यानी ग्रीन से पहले येलो है ना, तो बाहर वाले की एक टेंडेंसी होती है कि इसके इलेक्ट्रॉन पहले वाले को भेदते हुए यूं अंदर से भेदते हुए नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, और इस तरह से पहले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन अब्र जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसको भेदने की जो क्षमता है, भेद करके नाभिक की तरफ आकर्षित होने की जो क्षमता है, उसको हम क्या कहते हैं, भेदन क्षमता कहते हैं। और ये जो भेदन क्षमता है ये एस कक्षक में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद पी में होती है, उससे कम डी में होती है, सबसे कम एफ में होती है। ठीक, तो अगर मान लीजिए बाहर एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो वो अंदर वालों को ज़्यादा भेज देगा, पी वाला उससे थोड़ा सा कम भेज देगा उसको। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में है तो वो उसकी क्योंकि भेदने की क्षमता अधिक है, वो नाभिक के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है यानी नाभिक के करीब है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है एस कक्षक के लिए सबसे अधिक होगी, पी के लिए उससे कम होगी, डी के लिए उससे कम और एफ के लिए सबसे कम होगी। ठीक, अब अगला जो फैक्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि हमने जैसे पिछले चैप्टर में तत्वों का परमाणु विन्यास लिखा था, उसमें हमने देखा कि कुछ तत्वों के परमाणु विन्यास जो है वो अर्धपूर्ण है और कुछ है कि पूर्ण भरे हुए हैं और वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। ठीक, तो जैसे नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होती है। तो यहाँ पर इसका लिखें तो 1s2 और 2s2 और 2p में देखिए 4 तो आगे 3 बचे हैं, तो ये पैरेलल स्पिन के साथ एक एक यानी एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये अर्धपूर्ण है। तो इस तरह की जो परमाणु विन्यास होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, अधिक स्थायी होती है। ठीक, और अगर कोई परमाणु विन्यास स्थायी है, कोई परमाणु स्थायी है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक, तो और पूर्ण भरा हुआ जो अर्धपूर्ण से भी ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, यानी पूर्ण भरा हुआ तो सबसे मुश्किल होगा। 3 है यानी बिल्कुल अर्धपूर्ण है तो इससे थोड़ा सा कम मुश्किल होगा, लेकिन अगर 4 है तो उस वो आसान होगा, यानी चौथा अगर यहाँ पर आता है यानी अगर हम ऑक्सीजन का लिखते हैं तो वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तो पूर्ण भरे हुए और अर्धपूर्ण कक्षकों की जो में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उनकी आयनन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। और अब देखिए कि आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाला जो अगला फैक्टर है वो है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में दिखता है कि ऐसे परमाणुओं में दिखता है जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। उसमें क्या होता है कि जो नाभिक है और सबसे बाहर वाला कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अंदर वाले कक्षों के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में और बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल शुरू हो जाता है और उस वजह से जो है इस नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर
जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ इसको रिपेल करने वाला बल भी तो हो गया ना। तो न्यूक्लियस का होल्ड जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जो प्रभाव है ये क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और परिरक्षण प्रभाव की वजह से क्या हो गया, आकर्षण कम हो गया। आकर्षण कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, यानी आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि आयनन एंथैल्पी जो है परिरक्षण प्रभाव की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और लास्ट फैक्टर जैसे हमने इसकी परिभाषा में जब डिस्कस किया था कि परमाणु या आयन पर कुल आवेश पर भी ये डिपेंड करता है, कि जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, इस परमाणु पर जो है एक धन आवेश आ गया, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस का होल्ड, नाभिक का होल्ड और भी अधिक हो जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे, यानी M2+ में से निकालोगे, तो आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयनन एंथैल्पी और अधिक हो जाएगी। फिर M2+ में से आप निकालोगे तो फिर आपको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर धनायन पर जितना अधिक धन आवेश होगा उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और उतनी ही आयनन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये थे आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। और अब देखते हैं कि एक आवर्त सारणी में एक आवर्त के अनुदिश आयनन एंथैल्पी जो है वो किस तरह से बदलती है। तो देखिए कि जैसे हम एक आवर्त सारणी में एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। और ये आपको मैंने बताया था कि आयनन एंथैल्पी जो है वो नाभिकीय आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, कि अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाहर वाले कक्ष पर नाभिक का, एक बार फिर से, कि अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाहर वाले कक्ष पर नाभिक का होल्ड बढ़ेगा, इसको निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी और आयनन एंथैल्पी जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा एक बात और भी है कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की भी तो वृद्धि होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि उसी कक्ष में ऐड होते जाते हैं, इस वजह से कोई आवरण प्रभाव में तो वृद्धि होती नहीं है, ठीक है। इसलिए उस चीज़ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम यही कहते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जब हम एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं आवर्त सारणी में, तो आयनन एंथैल्पी जो है वो उसका मान अधिक होता जाता है। और इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शन भी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि आयनन एंथैल्पी जो है आवर्त सारणी में एक वर्ग के अनुदिश किस तरह से परिवर्तित होती है। तो देखिए कि यहाँ पर जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ देखिए कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक। प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि परमाणु का साइज भी तो बढ़ रहा है। एक हर बार एक सेल ऐड होता जा रहा है। जैसे अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 1, इसमें सिर्फ 2 ही कक्ष हैं। सोडियम में 2, 8, 1, 3 कक्ष हो गए। इसमें 2, 8, 8, 1 हो गया, 4 कक्षक हो गए, सॉरी 4 कक्ष हो गए। इसमें 5 कक्ष हो जाएंगे, इसमें 6 कक्ष हो जाएंगे, इसमें इसी तरह से 7 कक्ष हो जाएंगे, ठीक। तो हर बार क्या है कि साइज बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस से, नाभिक से जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी भी क्या है, बढ़ती जाएगी, ठीक। इसके अलावा अंदर वाले कक्षकों की संख्या बढ़ रही है तो परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ रहा है, ठीक है। साइज बढ़ रहा है वो भी क्या करेगा, आयनन एंथैल्पी को कम करेगा, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा। परिरक्षण प्रभाव भी क्या करेगा कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक से शील्ड कर लेगा, ठीक है। इसका आकर्षण बल कम करेगा, तो उस वजह से भी क्या है कि आयनन एंथैल्पी कम होगी।
तो नाभिकीय आवेश बढ़ने का इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि परिरक्षण प्रभाव और साइज का पड़ जाता है यहाँ पर। तो हम यही कहते हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग के अनुदिश ऊपर से नीचे बढ़ने पर परिरक्षण प्रभाव तथा, यहाँ पर ऐड कर लेना, तथा नाभिक तथा परमाणु का आकार दोनों बढ़ जाते हैं और प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में अधिक बढ़ते हैं। ओके, ऐसी दशा में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है अतः आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। तो अब देखिए कि एक आवर्त के अनुदिश और एक वर्ग के अनुदिश आयनन एंथैल्पी जो किस तरह से परिवर्तित होती है उसको अगर हमें ग्राफ के माध्यम से देखें तो आवर्त के अनुदिश देखिए कि यहाँ पर अगर हम जनरली देखें तो आयनन एंथैल्पी देखिए सीधी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें तो बेरिलियम की है 899, लिथियम से बेरिलियम तक बढ़ी है। अब बोरोन जो है, बेरिलियम है, बोरोन इससे आगे आ रहा है, ठीक है, इसके आयनन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए कि बढ़ने की बजाय जो घट रही है कि बेरिलियम के 899 किलो जूल पर मोल है और बोरोन की जो 801 किलो जूल पर मोल है। ठीक, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो नाइट्रोजन की 1402 किलो जूल प्रति मोल है और ऑक्सीजन की, जैसे ऑक्सीजन क्योंकि आगे आता है तो इसकी बढ़नी चाहिए, लेकिन इसकी 1314 किलो जूल पर मोल है, यानी नाइट्रोजन से कम है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमने आवर्त के अनुदिश जब सामान्य बात की थी तो हमने कहा था कि जैसे लेफ्ट से राइट तक हम जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन अब समस्या कहाँ आ गई, बेरिलियम की ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। तो यहाँ पर ये कुछ अपवाद पैदा हो गए इसमें। ठीक, और ये जो अपवाद हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये देखेंगे कि ये अपवाद क्यों आए हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और अपवाद हैं यहाँ पर, वो कौन कौन से हैं, तो ये दो, ये एक तो मैंने बता दिया कि बेरिलियम का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी जो है वो बोरोन से कम है। इसी तरह से दूसरे आवर्त में मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से कम है। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अधिक है। तो इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट यानी फास्फोरस की आयनन एंथैल्पी सल्फर से अधिक, क्यों, बिल्कुल सेम टू सेम रीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला ही है कि फास्फोरस में जो है अर्धपूर्ण स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ पर मैंने लिख के भी दिखाया हुआ है, और सल्फर में अर्धपूर्ण स्थायी विन्यास नहीं होता है। ठीक, तो ये आप यहाँ से देख करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात और भी है कि किसी भी आवर्त में उत्कृष्ट गैस की आयनन एंथैल्पी जो है वो सबसे अधिक होती है। क्यों, क्योंकि एक तो बिल्कुल राइट में पड़ गया ये, बिल्कुल राइट में क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, नाभिकीय आवेश जो सबसे अधिक होता है। इसके अलावा इनके जो कक्षक जो है वो पूर्णतः भरे हुए होते हैं, मेन रीज़न यही है। ठीक है, और पूर्णतः कक्षक भरे हुए होने की वजह से जो है वो क्या होता है, ज़्यादा स्थायित्व होता है। ठीक, और इसी वजह से उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैसों का आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। अब देखिए कि एक एनसीईआरटी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि तीसरे आवर्त के 3 तत्व दे रखे हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। ठीक है, इनकी आयनन एंथैल्पी दे रखी है आपको कि इतने किलो जूल प्रति मोल है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो कहता है कि पूर्वानुमान कीजिए कि एल्यूमिनियम का प्रथम आयनन एंथैल्पी 575 होगा या 760 होगा। ठीक है, कि एल्यूमिनियम की आयनन एंथैल्पी जो है इन दोनों में से कौन सी होगी। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से अधिक है। ठीक है, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से अधिक है। तो इसी को हम थोड़ा सा ध्यान में रख के आंसर दे सकते हैं कि मैग्नीशियम वाली जो है यानी ये वाली एल्यूमिनियम से अधिक मिलेगी।
यानी 737 जो है वो देखो इनमें से किससे अधिक है, 737 जो 575 से अधिक है। ठीक, तो 575 किलो जूल प्रति मोल जो है वो एल्यूमिनियम की एंथैल्पी होगी। ओके, तो अगर आप ये एक्सेप्शन याद रखते हैं तो इस एक्सेप्शन पर आधारित इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए कि आयनन एंथैल्पी का यूज़ कहाँ है केमिस्ट्री में, हम किस तरह से अपनी स्टडी को आयनन एंथैल्पी से की हेल्प से जो है वो इजी कर सकते हैं। तो एक तो अभिक्रियाशीलता का पता हमें लगता है आयनन एंथैल्पी से, कि जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना उतना ही आसान होगा, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो तत्व उतना ही अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो कहता है कि आवर्त सारणी में अक्षार धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, क्योंकि उनकी आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है, जबकि उत्कृष्ट गैस सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, क्योंकि उनकी आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। धात्विक लक्षण, धातुओं के क्या लक्षण होते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन छोड़ करके धन आयन बनाते हैं। तो जिनके आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है उसमें धात्विक गुण अधिक होते हैं। और हम इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि जिनकी आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है वो अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि इस तरह से पीरियोडिक टेबल में जो अधातुएं हैं वो इस साइड रखी गई हैं। ठीक है, क्योंकि इनके आयनन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा इसके अधातुएं कि इधर जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी ना, और इस साइड क्या है, धातुएं हैं, और इधर क्या है, अधातुएं हैं। ओके, अब इसके अलावा इसके और अनुप्रयोग क्या क्या हैं। अब देखिए कि आयनन एंथैल्पी का एक और अनुप्रयोग देखिए कि जैसे हम देखते हैं कि सोडियम जो है वो एक पॉजिटिव आयन ही बनाता है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो 2 पॉजिटिव आयन बनाता है। कॉपर जो है वो दोनों तरह के बनाता है, CO2 पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था है, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर रहा है, ये दोनों शो कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा हम आयनन एंथैल्पी के बेस पे शो कर सकते हैं कि अगर हम इनकी पहली और दूसरी आयनन एंथैल्पी को कंपेयर करें, और अगर इनका अंतर जो है, अगर अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है तो पहली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, पहली ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होगी, और अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो दूसरी ज़्यादा स्थायी होगी, और 11 और 16 इलेक्ट्रॉन के बीच में है तो ये दोनों ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। जैसे यहाँ पर हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया, सोडियम की पहली जो ऑक्सीकरण अवस्था है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरी 47.3 है, दोनों का अंतर देखो 42.2 है, जो कि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। इसलिए ये Na1 पॉजिटिव ही बनाता है, Na2 पॉजिटिव नहीं बनाता, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होने की वजह से Na1 यानी पहली ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है। और अगर मैग्नीशियम के लिए हम देखें तो पहली आयनन एंथैल्पी 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरी आयनन एंथैल्पी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अंतर देखिए 7.4, जो कि 11 से कम है। 11 से कम हो गया तो दूसरी दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी ये Mg2 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक, और इसी तरह से जो है यहाँ पर आयनन एंथैल्पी के कुछ और भी अनुप्रयोग है, जैसे धात्विक हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति। वे तत्व जिनके आयनन एंथैल्पी कम होती है उनके हाइड्रोक्साइड प्रबल अक्षारीय होते हैं। ठीक है, जिनके आयनन एंथैल्पी कम होती है उनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, प्रबल अक्षारीय होते हैं, जबकि वे तत्व जिनके आयनन एंथैल्पी अधिक होती है उनके हाइड्रोक्साइड जो है वो कम अक्षारीय होते हैं। ओके, यहाँ पर हमने इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और ये सीरीज भी आपने याद रखनी है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में एक रह गया कि तत्वों की अपचय क्षमता, कि वे तत्व जिनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है वे आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ये तो आपको सिंपल सी बात है, पता ही है कि आयनन एंथैल्पी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा ही।
और आसानी से आक्सीकृत हो सकते हैं। अगर आक्सीकृत जो आसानी से हो सकते हैं उनके अपचायक क्षमता जो है वो क्या होगी, अधिक होगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको समझाया है यहाँ पर वो सारा कुछ अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। और आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।